अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 की प्रैक्टिस करेंगे जी। हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 भी हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। तो ये चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सिलेबस ग्रेजुअली आगे जा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ ज़रा शुरू हो जाएं, अदरवाइज़ बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए। मैं आपको बड़ी एक ऑनेस्ट एडवाइस भी और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इसको सब्जेक्ट को बहुत इजी सब्जेक्ट ना लें। इसमें फेलियर की बहुत बड़ी रीज़न ही ये है। ओरिएंटेशन में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी रीज़न ये है, अदरवाइज़ तो शायद है तो इजी ही, लेकिन जब आप बहुत इजी ले लेते हैं यार, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वो नहीं होता फिर, क्योंकि आपने फिर दूसरे सिलेबस भी पढ़ने होते हैं, उनको भी रिवाइज़ करना होता है। ये रिवाइज़ तो दूर है, आपने एक बार नहीं पढ़ा होता तो फिर बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को साथ साथ कवर करें, ठीक है। प्रैक्टिस किया करें, आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करें। ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखें क्वेश्चंस, ताकि आपके मसाइल ख़त्म हो। जो भी कन्फ्यूजन है वो मेरे से पूछा करें। अच्छा जी, आ रहे हैं ज़रा चैप्टर 7 देख लेते हैं। इसका क्या सीन है। MCQs पे आ रहे हैं भाई पहले। चलें जी। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस नहीं है। अच्छा देखें पहले जॉइंट प्रॉमिस है क्या। तो जॉइंट प्रॉमिस वो होता है ना जिसके अंदर आपका एक से ज़्यादा प्रोमिसेस इन्वॉल्व हों, जिसमें उसको जॉइंट प्रॉमिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सेवरल जॉइंट प्रोमिस विद द सिंगल प्रोमिस नहीं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो भाई अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो बाद में जब अगला बंदा परफॉर्म करेगा तो ये ही जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं ये जॉइंट प्रोमिसेस भी बन जाएंगे ऑब्वियसली। ये बात ना, ये देखें, ये कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी है, हर जगह पे वो लिंक हो जाता है, फिट हो जाता है। तो समझना ही बड़ा ज़रूरी है इसका कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, उसमें मैं प्रोमिसर भी हूँ, मैं प्रोमिसी भी हूँ। आप प्रोमिसर हैं, आप प्रोमिसी भी हैं, ठीक है। तो अगर सेवरल जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो भाई वो सेवरल जॉइंट प्रोमिसीज भी तो होंगे ना, जब उन्होंने अगले बंदे से काम करवाना है। दूसरा है सिंगल प्रोमिसर नहीं, फिर सेवरल जॉइंट प्रोमिस विद सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, ये हो सकता है। फिर सिंगल प्रोमिस विद, अच्छा वो है जी नॉट अ जॉइंट प्रोमिस। तो जो प्योर हमने देखना है ना, जो नहीं है, वो आपका लास्ट वाला नहीं है। बाकी जो असल में है ना वो सी पॉइंट है, प्योर जो आप जॉइंट प्रोमिस इसको बोल सकते हैं। लेकिन बाकी में भी क्योंकि जॉइंट प्रोमिसीज हैं तो वो जॉइंट प्रोमिसी एक टाइम पे जॉइंट प्रोमिसर्स भी होंगे, बी वाला। फिर पहले वाले में जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, बेशक सिंगल प्रोमिसी है, लेकिन यही जॉइंट प्रोमिसर दूसरी तरफ जाके जॉइंट प्रोमिसीज भी बन जाएंगे, ठीक है। तो भाई जो नहीं है वो लास्ट वाला जिसमें सिंगल प्रोमिसर है, सिंगल प्रोमिसी है, ये इसमें जॉइंट कभी भी नहीं आ सकता। देखो, एक पार्टी का जॉइंट होना लाजमी है, एक पार्टी एक से ज़्यादा होना उनका लाजमी है, ठीक है। अच्छा 2 पे आ रहे हैं। मिस्टर एक्स बोरोड सम ऑफ 100,000 फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर 2 years. After 1 year मिस्टर एक्स डाइज and Mr. Z, who is a legal representative, inherits property of ₹60,000 from him. On the due date of repayment Mr. Y will call upon Mr. Z to repay. अच्छा देखें, 1 लाख रुपया उसने उधार लिया हुआ है, वापस करने से पहले डेथ हो गई है, तो भाई ये कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। और हमें पता है कि जब प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये पैसे वापस करता है। लेकिन मैंने आपको लिखवाया हुआ है फ्रॉम स्टेट ओनली। स्टेट से मुराद क्या है कि जितना उसको ऊपर से उस बंदे से मिला है उसी में से, अपने पास से वो पैसे नहीं दे सकता। दे तो सकता है लेकिन नहीं देगा। बेसिकली उसको प्रोटेक्शन दी हुई है ना लॉ ने कि भाई जो आपके पास जो जिसकी डेथ हुई है, जो डिसीज्ड पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी जितनी की बची है उतना का आप दे दें। भाई 60,000 रुपया बचा तो वो 60,000 ही देगा, बाकी के मर जाएंगे पैसे, ठीक है जी। अच्छा थर्ड, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस ऑल जॉइंट प्रोमिसेस आर जॉइंटली लाइबल। नहीं, जॉइंटली सेवरली वाला होता है, तो डी पॉइंट होगा ना। अगर वो अलाइव हैं तो तमाम प्रोमिसेस जॉइंटली भी लाइबल हैं, सेवरली भी लाइबल हैं, अकेले अकेले भी, ठीक है। 4 पे आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय प्रोमिसर, हाँ जी, बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल, बाय द एजेंट, तो एनी ऑफ द अबव है, ठीक है, इनमें से कोई भी कर सकता है। 5, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव बोरोड सम ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर सी। दो बंदों ने किया हुआ है, जॉइंट प्रॉमिस हो गया,
ठीक है। ऑन ड्यू डेट बोथ पार्टीज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर जॉइंटली लायबल टू पे, ऐसे ही है। इफ़ बिफोर द पेमेंट मिस्टर ए डाइज, अगर मिस्टर ए फोर्थ हो जाए, हु विल बी लायबल। तो भाई अगर जॉइंट प्रोमिसर में से किसी कोई प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो वो जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद अ लाइव वन, सही है। तो भाई मिस्टर ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मिस्टर बी जो जिंदा है वो जॉइंटली होंगे। अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल ऑफ द प्रोमिसर, पर्सनल स्किल्स हैं तो भाई नेवर बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो बी इसका पॉइंट हो जाएगा। पर्सनल नेचर वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ने खुद ही करना होता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट वगैरह नहीं कर सकते। 7 व्हेन द टाइम इज एन एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंस जब होता है टाइम तो फिर क्या होता है, प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन टाइम। एसेंस था भाई टाइम, टाइम बहुत ज़रूरी था, तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइड हो जाता है, वॉइड एबल हो जाता है, वॉइड एबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होता। अभी भी प्रोमिसी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वॉइड एबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। अच्छा, वेयर 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस, अ रिलीज ऑफ वन सच जॉइंट प्रोमिस बाय द प्रोमिसी, भाई एक बंदे को जब अगर छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया प्रोमिसी ने कि जाओ मैं आपसे नहीं परफॉर्म करवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको छोड़ दिया, और इसका सेकंड मतलब ये भी नहीं है कि इस प्रोमिसर को बाकी प्रोमिसर्स ने भी छोड़ दिया, ठीक है। इसको प्रोमिसी ने रिलीज किया लेकिन सिर्फ इसी को किया, ये नहीं परफॉर्म करेगा प्रोमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन बाकी के जॉइंट प्रोमिसर्स ने इसको नहीं छोड़ा, वो अपना हिस्सा निकलवाएंगे इससे, ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड सच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, साइमल्टेनियसली साथ साथ परफॉर्म होने हो, तो एक प्रोमिसर तब ही परफॉर्म करेगा, या आप समझ लें कि तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि दूसरा प्रोमिसर अपना हिस्सा परफॉर्म करने पे विलिंग नहीं है, ठीक है जी। Promiser need not perform his part of promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। जाहिर है promisee जो है उसने भी तो promiser बनना है, उसका भी तो अपना उधर से कोई promise है, ठीक है जी। 10 which one of the following statement is incorrect regarding the time of performance, times के हवाले से वो कहते हैं where time is essence of a contract, a slight delay shall not allow the aggrieved party the right to terminate the contract। अच्छा, इनकरेक्ट है, नहीं पहली स्टेटमेंट ही गलत है, इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है ना। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर टाइम एसेंस हो, अगर थोड़ी बहुत देर सवेर हो भी गई तो कोई बात नहीं, खैर है, नहीं खैर क्यों है भाई, फिर मतलब कि एसेंस किस चीज़ का है, टाइम एसेंस है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ऑब्वियसली 1-2 मिनट की बात तो नहीं, मतलब थोड़ा सा रीजनेबल टाइम ऊपर नीचे हो गया। अब ये डिपेंड करेगा ना सिचुएशन पे, अगर सिचुएशन ऐसी है जिसमें 5 मिनट लेट होना भी मतलब है कि मंजूर नहीं है तो फिर उस केस में वो भी हो जाएगा। और कई सिचुएशन में 5-6 घंटे हो सकते हैं, 3-4 घंटे हो सकते हैं, किसी में 1 दिन हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन देखा जाएगा। ऑल दो एसेंस है अगर टाइम, तो भाई फिर आप डिले नहीं कर सकते, आपको उसी टाइम पे परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज वॉइडेबल हो जाएगा। अच्छा जी, 11 व्हेन 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस देन अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉमिस शैल बी परफॉर्म ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स बाय, तो भाई जॉइंट लाइव्स के अंदर वो क्या होगा, ऑल ऑफ देम जॉइंटली करेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ देम जॉइंटली और सेवरली भी है बेसिकली, लेकिन क्योंकि इसमें सेवरल वाला वो है ही नहीं ऑप्शन, तो सी हम लिख देंगे क्योंकि मेजोरिटी नहीं है, ठीक है जी। वे टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम बताया हुआ है, तो भाई फिर क्या हो गया, द प्रोमिसर हैज़ टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, ठीक है। ये वो याद है जो एप्लीकेशन वगैरह वाले पढ़े थे, ये इस तरह के आएंगे अगर आया तो, ठीक है, इसको आपने याद रखना है बस इन्हें। अच्छा, इन अ कॉन्ट्रैक्ट वे टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, द प्रोमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अमजद बाबर एंड चांद जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दाऊद द सम ऑफ ₹6,000, चांद इज कंपेल्ड टू पे द होल, अकेले चांद से सारे पैसे निकलवा लिए। पहले तो बताइए क्या सही है, लीगल है, एक बंदे से निकलवाए जा सकते हैं, बेशक जॉइंटली सेवरली लाइबिलिटी होती है, एक बंदे से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अमजद इज इनसॉल्वेंट, अमजद साहब इनसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट, डिफॉल्ट हो गए, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट्स, ठीक है, लेकिन उसके एसेट्स हाफ पे कर सकते हैं। देखें, अमजद बाबर चांद है ना, A B C, 6,000 इन्होंने देना था, मतलब है कि कितना आता है 2,000 ईच,
सारे के सारे पैसे किसने दे दिए, चांद ने दे दिया 6000 पूरा। अब इसका भी हिस्सा 2000 था, इसका भी 2000 था। ये भाईजान कहते हैं नहीं मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ, मैं हाफ दे सकता हूँ अपना हिस्सा। मतलब है कि कितना देने पे तैयार हो गया ये, 1000 रुपया कहता मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो डिफ़ॉल्ट की वजह से जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो प्रोमिसी ने कहा ना मैंने तो निकलवाने हैं, वो तो कहे उसने तो बल्कि ले भी लिए हुए हैं चांद से, लेकिन डिफ़ॉल्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है बाकी के लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो भाई 1000 रुपये का नुकसान हुआ ना डिफ़ॉल्ट की वजह से, 500 रुपया ये बंदा करेगा, 500 रुपया ये करेगा, ठीक है। इसका अपना हिस्सा कितना था 2000, इसका अपना हिस्सा भी कितना था 2000, ठीक है। मतलब है कि इसने 6000 रुपया प्रोमिसी को देके दाऊद को देके उधर से फारिग हो गया। लेकिन अब ये कहेगा कि भाईजान इतने इतने पैसे निकालो, तुमने कहा जी 1000 है, लाओ 1000 रुपया, उससे कहेगा 2000 तुम्हारा, 500 रुपया उसका तुम शेयर करो, 500 उसके लॉस का मैं शेयर करता हूँ, 2500 रुपया और 2500 मेरा अपना। तो ये भाई 6000 रुपया हो गया पूरा। आई बात समझ? तो इस तरह आपने इसको कर लेना है। तो उसने कहा जी चांद इज इंटाइटल टू रिसीव 1000 फ्रॉम अमजद स्टेट एंड 2500 फ्रॉम बाबर। अच्छा, जब वो डिफ़ॉल्ट हो गया ना, वो फ्रॉम अमजद नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, फ्रॉम अमजद स्टेट, क्योंकि ये एक ना लीगल टर्म है कि या एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हो फिर आपके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपकी स्टेट, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो सारा कुछ आपका जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट करता ऑफिशियल असाइनी भी कहते हैं उसको और लिक्विडेटर भी कहते हैं, वो सारा कुछ देख रहा होता है, ठीक है। तो फिर उधर ये नहीं टर्म यूज़ होगी फ्रॉम अमजद, अमजद तो फारिग हो गया, अब अमजद की स्टेट में से निकाले जाएंगे वैसे, ठीक है। 15 अनवर प्रोमिसेस बंटी टू सेल हिम 100 bales ऑफ कॉटन, ओके, टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट डे एंड बंटी प्रोमिसेस अनवर टू पे फॉर देम विद इन अ मंथ। देखो जी, अब बात क्या हुई है कि पहले कॉटन डिलीवर की जाएगी, बाद में वो पैसे देगा। अनवर डज नॉट डिलीवर अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, अनवर साहब डिलीवर नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पहला ऑप्शन क्या है, बंटीज प्रॉमिस टू पे नीड नॉट बी परफॉर्म एंड ही मे क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम अनवर। अब बंटी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो बेशक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आप पहले डिलीवर करेंगे फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो भाई उसने डिलीवर ही नहीं किया, वो डिफ़ॉल्ट कर गया अपने प्रॉमिस में, तो उसको ना तो पैसे दें और सेकेंडली उसके ऊपर केस भी करें, कंपनसेशन, आपको कोई भी नुकसान हुआ है उसकी वजह से। दूसरा पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड नहीं हो गया यार, वॉइड ऑटोमेटिकली से सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या इम्पॉसिबिलिटी की वजह से होता है। सी बंटीज प्रॉमिस टू पे नीड नॉट बी बट ही कैन नॉट, नहीं क्यों नहीं कर सकता कंपनसेशन? कंपनसेशन भाई देखो उसका नुकसान हो, उसने पता नहीं आगे बेचनी है चीज़, क्या करना है, तो देन बंटी मस्ट पे आफ्टर अ मंथ एंड ओनली, नहीं ये तो फजूल है। ए पॉइंट, ठीक है। अब आपकी बुक में 3-4 और होंगे, वो आप देख लीजिएगा। एमसीक्यूज आ जाएं भाई इधर ज़रा, दूसरे क्वेश्चंस। कोई अभी तक कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फ़ौरन पूछ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये बिनियामीन वाला क्वेश्चन आ जाए। बिनियामीन बोरोड 1 million फ्रॉम हातिम एंड ताहिर जॉइंटली, हातिम और ताहिर से उसने पैसे लिए हैं। प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन March 1, 2011, ठीक है जी। 1 March 2011 को उसने कहा मैं वापस दूंगा। मतलब है कि बिनियामीन इस केस में प्रोमिसर है, सिंगल प्रोमिसर है, 2 प्रोमिसी हैं, ओके। विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग सिचुएशन में कौन कर सकता है? अगर बोथ हातिम एंड ताहिर आर, अच्छा क्लेम परफॉर्मेंस है, देखें अब अगर यहाँ पे हाँ वो दूसरा लाइबिलिटी वाला लिखा था, वो सारे का सारा गलत है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को इज्जत देनी है, प्लीज़ गौर गौर से पढ़ना है, बहुत ही सुकून के साथ, तसल्ली के साथ, सो जाना है उधर क्वेश्चन पे, ठीक है, तसल्ली के साथ पढ़ना है। कौन क्लेम कर सकता है, ये मतलब है कि वो राइट ऑफ प्रोमिसी बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है जी। उसने कहा जी अगर दोनों हातिम एंड ताहिर अलाइव हैं तो क्या होगा। अब आप, इन्होंने तो जो जवाब लिखा हुआ है वो तो चलो सही है, लेकिन आपने हमेशा देखें, अब ऐसी सिचुएशन में देखो लीगल प्रोविजन एक ही रहेगी लेकिन सिनेरियो 3 है, तो आपने ऊपर लीगल प्रोविजन पहले लिख देनी होती है, फिर आपने लिखना है पार्ट ए या उसका ये जवाब है, बी का ये, सी का ये। बात आ रही है समझ? कई बार 2-3 सिनेरियोज होते हैं, उनके ऊपर सेम लीगल प्रोविजन लग रही होती है, उसी में से ही आपने जवाब ढूंढने होते हैं। तो इसकी जैसे लीगल प्रोविजन क्या है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ
द जॉइंट प्रोमिसेस आर अलाइव दे हैव द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस जॉइंटली। सही है, उनका जॉइंटली होता है राइट। However, in case of death of any promisee out of joint promises, the right to claim performance rests with the legal representative of the deceased one along with the alive one jointly। सही है। और इसी तरह फिर आगे अगर सारे मर जाएं तो फिर भी ठीक है। ये आपने पहले लीगल प्रोविजन लिख दी हुई है, अब आपने नीचे जवाब लिखने हैं यस नो वगैरह करके। अब पहला कह रही बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट, तो आपने कहना है क्योंकि दोनों अलाइव हैं तो दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, एक बंदा नहीं कर सकता। देखो लाइबिलिटी जब प्रोमिस किया, प्रोमिसी अकेला भी परफॉर्म करने का पाबंद है अगर उसे कहा जाएगा, लेकिन क्लेम करना जो है वो जॉइंटली ही किया जाता है। सही है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, ये तो है। अच्छा, फिर आगे हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट, तो भाई ये देखो ये लीगल प्रोविजन हमने ऊपर लिखी है ना कि अगर एक मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसी में से ये जवाब निकला है। तीसरा बोथ हातिम, ये भी हमने ऊपर लिखा कि अगर सारे मर गए तो फिर सबके। ऐसे ये इस तरह आपने बनाना है ना कि आपने लीगल प्रोविजन लिखनी है, आपके सारे के सारे जवाब उस प्रोविजन के साथ लिंक हो रहे हो। अब इसका दूसरा तरीका जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो जो कि नहीं करना चाहिए, टाइम बहुत वेस्ट होगा कि आप हर ऑप्शन के बाद दोबारा लीगल प्रोविजन सेम वाली छापी जाएंगे। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने पहले हमेशा रिक्वायरमेंट समझनी है, रिक्वायरमेंट को तसल्ली के साथ पढ़ना है और सोचना है यार मैं बेस्ट वे में कैसे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने प्रेजेंट करना है बेस्ट पॉसिबल वे में। अब आपने वहाँ पे सोचा यार सिनेरियो तो एक ही अगर मैं चीज़ लिख दूँ उसमें तीनों जवाब मेरे निकल आएंगे, क्योंकि देखें आपका ना माइंडसेट ये होना चाहिए कि ऊपर लिखी गई लीगल प्रोविजन में से देख के मैंने जवाब लिखना है। ये है असल माइंडसेट, ये आपसे आई कैप चाहता है कि भाई आप रटे रटाए जवाबों पे ना जाएं या आप कोई अपना दिमाग इस्तेमाल ना ज़्यादा ना करें, लीगल प्रोविजन के ऊपर अपना दिमाग इस्तेमाल करें। रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिख लिया ऊपर, ठीक, अब उसी में से ही ऊपर देख के जवाब लिखी जाओ। अच्छा यार ये इसमें हातिम मर गया, ये रह गया, फलां इस तरह करके। ठीक है, अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। सोहेल एंड अफाक लेंट का मतलब क्या, इन्होंने दिए हैं पैसे। ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में इंग्लिश भी आनी चाहिए ना। 2 million to मोहसिन, लैला एंड फैज़ान जॉइंटली। ओके, ऑन ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब है कि लैला, मोहसिन और फैज़ान हैं जी अल्लाह भला करे प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स, और प्रोमिसेस भी जॉइंट ही हैं इस केस में। ठीक है, कौन है, सुहेल एंड अफाक ने पैसे दिए, लेकिन इस टाइम पे प्रोमिसर्स जिन्होंने पैसे वापस करने हैं वो कौन है, मोहसिन, लैला एंड फैज़ान। ओके, ऑन ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट, सही है जी। विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल को, यार ये पहले भी किया हुआ है ना, सुहेल को इन्फॉर्म ही नहीं किया। अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम, अफाक साहब मोहसिन को कह रहे हैं कि पे कर दो मुझे। अब जॉइंट प्रोमिसी के केस में आप अभी तो ऊपर जवाब दे के आए हैं हम, ठीक है, कि लीगल प्रोविजन क्या है कि भाई अगर जॉइंट प्रोमिसीज हैं तो राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद देम जॉइंटली, वो जॉइंटली करते हैं। ठीक है, अच्छा, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्सप्लेन वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक एंड व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही रीपेज द फुल अमाउंट। तो भैया आपने यहाँ पे वही पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है, ठीक है, ये उन्होंने लिखी हुई है बाद में, तो इस तरह हो जाएगा। सही है, ये फ़हीम सलीम वाला भी आई बिलीव हुआ पड़ा है क्वेश्चन पहले। ठीक है जी, गोल्डन फूड्स, ये भी रियाज ग्रोसरी स्टोर कर लिया हुआ था क्वेश्चन हमने। यार ये रियाज वाला ना आप लोगों ने, बल्कि रियाज वाले को छोड़ो, आपको प्रैक्टिस सेट पहुंच चुका हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना जो आपका 3 आए हुए हैं मेरे ख्याल में, नहीं 2 आए थे शायद लास्ट अटेम्प्ट में। ये जो रिसेंट अटेम्प्ट वाले उसमें लिखे हुए हैं ना स्प्रिंग 24 के, वो प्लीज़ आप लोगों ने लिख कर करने हैं और असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पहुंच चुका हुआ है चैप्टर 7 का, उसमें जो स्प्रिंग 24 के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने लिख कर करने हैं। ठीक है, और वो सबमिट करना है। ठीक है जी, चलें ओके जी, फिर इंशाल्लाह ये एक क्वेश्चन देख लें बस, ये ना है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, इधर मेमार प्रोमिस्ड वाला।
जहाँ पे आपका एंड हो जाता है चैप्टर, उसमें मेमार प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू नासिर अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय हेलीकॉप्टर्स ऑफ एग्रीड स्पेसिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2011। तो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उसने कहा मैं डिलीवर करूंगा। नासिर इन टर्न, बदले में नासिर साहब प्रॉमिस टू पे फॉर देम बाय सेकंड वीक ऑफ मार्च 2011। मतलब है कि बाद में उसने पे करना है, दोनों एग्रीड है। तो तरतीब है, जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है वो हमें पता लग गया, पहले डिलीवर किया जाएगा बाद में। मेमार डिड नॉट डिलीवर द टॉयज अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस। शुड नासिर कीप हिज प्रॉमिस एंड व्हाट रेमेडी इफ एनी इज अवेलेबल टू हिम। तो भाईजान इसमें आपको पता है कि क्योंकि मेमार साहब ने डिलीवर नहीं किया तो हम क्यों करें, तो आपने लीगल प्रोविजन क्या लिख देनी है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इफ द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड it needs to be performed in that way, otherwise the later promiser is not liable to perform if the first promiser fails to perform। सिंपल, ये लीगल प्रोविजन है, ठीक है, कि भाई अगर पहले वाला फेल होगा दूसरे को परफॉर्म करने की नीड नहीं है। अब आपने लिखना है hence in this case as Memar has failed to deliver the helicopters at given date or time, now Nasir has no liability to perform। Furthermore Nasir may also file a case for the compensation। ठीक है, वो compensation के लिए वो भी कर सकता है जो अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा है इस चीज़ का। ठीक है भाई, चलें जी, बस अगले चैप्टर में फिर ये कंपनसेशन वगैरह को देखना है, चैप्टर 9। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।